वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम फेज़र डायग्राम का लेक्चर 3 देखेंगे और फेज़र डायग्राम के बारे में हम दो चीज़ सीखेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। फेज़र डायग्राम, आज इस वीडियो में हम जो दो चीज़ें सीखने वाले हैं वो ये है। पहला ये है कि हाउ टू ऑब्जर्व फेज डिस्प्लेसमेंट या फेज डिफरेंस बिटवीन टू साइनोसॉइडल वेव्स। और जो दूसरी चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे वो ये है रूल्स टू ड्रॉ फेजर डायग्राम। चलिए पहला हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, हाउ टू ऑब्जर्व फेज डिफरेंस बिटवीन टू साइनोसॉइडल वेव। इसके पहले वाले वीडियोस जो आप लोग नहीं देखे हो वो यहाँ आई बटन पर जा करके वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। अभी मैं एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बना रहा हूँ वोल्टेज के लिए। इस तरीके से मेरा साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। ये हमारी ओमेगा टी एक्सिस है और ये हमारे साइनोसॉइडल वोल्टेज का एक्सिस है। वी टी इज इक्वल टू है वी एम साइन ओमेगा टी, और ये होगा आपका वोल्ट में। क्लियर है? ये आपकी है 0 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, और लास्ट में 360 डिग्रीज। क्लियर है? अब इस साइनोसॉइडल वेव का ये क्या है आपका वेव फॉर्म। मैं चाहता हूँ इस वेव फॉर्म से फेजर डायग्राम बनाना। ठीक है, तो फेजर डायग्राम में हम एक पॉइंट लेते हैं, क्लियर है, और वहाँ से एक रेफरेंस लेकर के हॉरिजॉन्टल साइड पर एक लाइन खींचते हैं और उसमें एरो करते हैं। क्लियर है? और इसको हम नाम देते हैं V। ठीक है, और ये V का मतलब यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि हमारा V क्या है, V RMS वैल्यू है। क्या है? V RMS वैल्यू है। आपको सभी जो क्वांटिटीज़ हैं ऐसे ही लेनी पड़ेंगी। इसका देखिए रेफरेंस एक्सिस मैंने हॉरिजॉन्टल लिया है, आप इसको वर्टिकल भी ले सकते हो। क्लियर है? लेकिन अगर इसी के साथ कोई दूसरा वेव फॉर्म भी हो, क्लियर है, दूसरा साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, मान लीजिए मैं उसको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ये आपका कोई दूसरा वेव फॉर्म है और इसकी वैल्यू है IM साइन ओमेगा टी। तो अब इसके जो RMS वैल्यू है I, कैपिटल I को आप कैसे फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे? तो आपको क्या करना है, ये सेम इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है हमको दी हुई है ओमेगा, यहाँ पर भी ओमेगा है, और ओमेगा के बारे में आपको पता ही है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। क्लियर है? एंगुलर वेलोसिटी दोनों की क्या है, 2 पाई एफ है। अब इसके कारण हमको ये पता चलता है कि दोनों का जो रोटेशनल स्पीड है दोनों वेव फॉर्म्स का वो सेम है, और वो सेम होने के कारण हम इसको इसी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एरो भी होगा जैसे हमने V के लिए लिया हुआ है। तो इसके लिए एरो हम किधर लेंगे, किस तरफ लेंगे? तो आप ये देखिए कि जो हमारा I का वेव फॉर्म है, ठीक है, उसका जो पीक वैल्यू है यहाँ पर आ रहा है 0 डिग्री पर। ठीक है, I का पीक वैल्यू कहाँ आ रहा है, 0 डिग्री पर, और V का जो पीक वैल्यू है ये कहाँ पे आ रहा है, 90 डिग्री पर। मतलब पहले किसका पीक वैल्यू आ रहा है, पहले आ रहा है I का, उसके बाद आ रहा है V का। इसलिए जो I हमारा है वो होगा लीडिंग, I लीड V बाई, अब देखिए कितने डिग्री बाद आ रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों पीक के बीच का, करंट के पीक का और वोल्टेज के पीक के बीच का जो एंगल है वो क्या होता है, एंगल थीटा 90 डिग्री। इस तरीके से हम वेव फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इस ऑब्जर्वेशन को कि I जो है लीड कर रहा है V से, उसको हम कहाँ दिखा सकते हैं, अपने फेजर डायग्राम में शो कर सकते हैं।
तो उस फेजर डायग्राम में हम शो कर देते हैं ब्लैक कलर से। तो देखिए आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किससे, V से। तो मान लो V का फेजर हमने ऐसा माना हुआ है, तो इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल होता है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। मतलब इस V से मैं क्या करूं, 90 डिग्री ले लूं इस तरीके से, और इस 90 डिग्री पर मैं अगर आई ड्रॉ करता हूं तो ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल देखा जा रहा है। यहाँ पे बात हुई थी कि जो वोल्टेज है हमारा वो करंट से 90 डिग्री बाद में आ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है। यहाँ पे लीड नहीं समझना है आपको, यहाँ क्या समझना है कि जो वोल्टेज है, ठीक है, वो डिले हो रहा है। देखिए ये टाइम एक्सिस है, ओमेगा टी क्या है आपका, टाइम एक्सिस है। टाइम एक्सिस में जो चीज़ बाद में आएगी, है ना, वो लेट होगी, डिलेड होगी, तो वो पीछे आएगी। क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट समझ में आया। तो ये हमारा था हाउ टू ऑब्जर्व फेज डिफरेंस बिटवीन टू साइनसॉइडल वेव्स इन फेजर डायग्राम। देखिए फेजर डायग्राम किससे बनता है, वेव फॉर्म से बनता है। तो वेव फॉर्म से हम फेजर डायग्राम जब बना रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे फेज शिफ्ट आ रहा है थीटा डिग्री का, तो उसको हम फेजर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने कुछ रूल्स बताए हैं, रूल्स टू ड्रॉ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो मैं रूल्स आपको क्लियर करूँगा, क्या क्या रूल्स होते हैं फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे जो हमारा पहला रूल होता है वो ये है कि जो फेजर डायग्राम में एक हम पॉइंट लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पॉइंट क्या करता है, रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। दूसरा जो हमारा रूल है वो है कि अगर हम ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन यूज़ करना है, वर्टिकल लाइन इस तरीके का, या फिर इस तरीके का हम जो यूज़ करते हैं एरो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ साइन वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तीसरा रूल क्या है कि फेजर डायग्राम में हम जितनी भी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल क्वांटिटीज जितने को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, सबकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है, इसमें जितने भी हमारे क्वांटिटीज़ की जगह हम वेव्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज करंट उनके वेव्स हैं, उनको क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चौथा जो हमारा है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उसके कैसा करना पड़ेगा कि सबका एक ही टाइप का वैल्यू, जैसे आपने आरएमएस वैल्यू लिया सबका, तो सभी का आरएमएस वैल्यू लेंगे आप। ऐसा नहीं कि किसी का आरएमएस ले लिया और किसी का पीक वैल्यू ले लिया, ऐसा नहीं करेंगे आप। जैसे वोल्टेज और करंट दोनों है, तो हमने यहाँ पे दोनों का क्या लिया, आरएमएस वैल्यू को ही लिया है, किसी का हमने अलग वैल्यू नहीं लिया है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हमेशा एक टाइप की ही वैल्यू लेनी है। अगर आरएमएस वैल्यू ले रहे हैं सबके लिए तो आरएमएस वैल्यू ही लीजिए, और अगर आप पीक वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो सभी के लिए पीक वैल्यू से ही आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा फेजर डायग्राम में। तो आरएमएस वैल्यू फॉर ऑल क्वांटिटीज इन फेजर। क्लियर है, फेजर डायग्राम में। पांचवा जो रूल होता है, अगर आपके पास कोई आरएलसी सर्किट है, आरएलसी सीरीज सर्किट है मान लीजिए, ठीक है, तो आरएलसी सीरीज सर्किट में जो रिफरेंस ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस जो आप ड्रॉ करेंगे, ये रिफरेंस जो फेज़र होगा, रेफरेंस फेज़र क्या होगा, गैस करिए। देखिए मैं बताता हूँ, एसी सर्किट में जो आरएलसी सीरीज सर्किट होती है उसमें देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में आपका कॉमन क्या होता है, सीरीज में आपको पता है क्या सेम होता है, करंट सेम होता है सीरीज में। तो आप क्या करेंगे, जो रेफरेंस फेज़र होगा वो क्या ले लेंगे आप, करंट को ले लेंगे, रेफरेंस फेज़र आई, क्योंकि सीरीज में करंट सभी में सेम होगा। तो जो क्वांटिटी
इलेक्ट्रिकल सर्किट में सभी कंपोनेंट में कॉमन होती है, सेम होती है, उसी को ज़्यादातर हम लोग रेफरेंस फेज़र बनाते हैं। और रेफरेंस फेज़र को हम ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले फेज़र डायग्राम में जो सबसे पहले बनाते हैं वो एक रेफरेंस फेज़र, हम ये सीरीज सर्किट में आई को बनाएंगे। वैसे ही अगर आपके पास RLC पैरेलल सर्किट है, RLC पैरेलल सर्किट है, तो आपको पता है पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो रेफरेंस फेज़र किसको बनाएंगे आप, रेफरेंस फेज़र आप बनाएंगे वोल्टेज को, और उसका जो फेज़र होगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके से आप रेफरेंस फेज़र इसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लेक्चर 3 फेज़र डायग्राम का कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले उसमें वीडियो में हम लोग देखेंगे फेज़र कैलकुलेशंस को देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस, कंसेप्चुअल वीडियोस आपको पता चलते रहें। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरीके का डाउट आया है तो आप ज़रूर कमेंट करिए और उसमें पूछिए, हम अगले वीडियो में उस डाउट को लेकर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।